Namaskar, bhaiyo behno. So swagatam. I had done a program a couple of days back on Karnataka, which people think is only Bangalore, only IT. So you would have got a new taste about what Karnataka is. In the series today, I have got Madhya Pradesh. Madhya Pradesh, which is a second largest state in India, even after Chhattisgarh was hied off from Madhya Pradesh. It is one of the oldest areas of Bharat. It is the oldest culture, history, traditions, and art. Despite this, if you talk of Madhya Pradesh, there is no distinct identity like the boisterous Punjabis or khane pine wala Gujaratis, and Shaurya Gata of Marathas. What exactly Madhya Pradesh is? This has brought me to today's discussion. यदि आप किसी को अगर मध्य प्रदेश के बारे में आप सोचेंगे तो पता चलता है कि टेस्टलेस, ओडरलेस, कलरलेस, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा मेरे मन में आया तो मैंने एक पैनल इकट्ठा किया है। काफी दिनों से चर्चा चल रही थी, आज उसकी हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो मैं पैनलिस्ट का परिचय करवा दूं। सबसे पहले डॉक्टर शोभा जैन। डॉक्टर शोभा जैन यंगेस्ट एंड द मोस्ट एजुकेटेड इन दिस ग्रुप। बीकॉम है, एमए हिंदी में, पीएचडी हिंदी में, एडिटर है, राइटर है और संपादकीय कॉलम लिखती हैं जनसत्ता, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, स्वदेश इत्यादि में। कई पुस्तकों का संपादन किया है, कई रिसर्च पेपर्स का संपादन किया है, विद्यालय विश्वविद्यालय में पढ़ाती हैं और आकाशवाणी में भी चर्चाओं पे, दूरदर्शन में जाती हैं। इनका मुख्य जो शौक है, जो मुख्य इनकी इच्छा है बात करने की, वो कला, कल्चर वगैरह पर है। स्वागत है शोभा जैन जी का। नमस्कार, आभार आप सभी का और सादर प्रणाम आप सभी को। मध्य प्रदेश के रूप में अतुल्य भारत का हृदय। मैं सबका परिचय करवा दूं पहले। और दूसरे हैं दीपक शर्मा जी। दीपक शर्मा जी बीटेक हैं, एमबीए हैं और विजिटिंग फैकल्टी है बिजनेस स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, बिजनेस के इंटरनेशनल बिजनेस पर। एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर ऑफ बिलासपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेक्रेटरी ऑफ दत्तोपंत शोध संस्थान, दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान और नेशनल टीम मेंबर ऑफ प्रज्ञा प्रवाह। तो ऐसे जन दीपक शर्मा जी हैं। तीसरे हमारे साथ हैं प्रशांत पोल जी। प्रशांत पोल जी को आपने कई यूट्यूब पे देखा होगा। इंजीनियर है, टेलीकॉम स्पेशलिस्ट है और टेलीकॉम कंसल्टिंग के अंदर कई राष्ट्रीय और राज्य लेवल की संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं और रिसर्चर है। मुख्य रुचि इनकी प्राचीन भारत का विज्ञान और इतिहास, ऐसा इनका रुचि का विषय है। वैसे तीन ऐसे तज्ञ लोगों के साथ मिले हैं। अभी अगर मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा करो तो किस प्रकार से गलतफहमी लोगों को होती है, इसकी केवल जानकारी मैं दूं तो मैंने गूगल किया, जिसके अंदर मैंने पूछा कि मध्य प्रदेश के फेमस किंग कौन से हैं। तो विकिपीडिया मुझे कहता है गूगल के द्वारा नवाब दोस्त मोहम्मद खान, नवाब सुल्तान मोहम्मद खान, नवाब फैज खान, महाद हयात खान। इसके बाद वो मुगलों की बात करता है, उसके बाद वो खिलजी की बात करता है, उसके बाद जाकर वो कुछ भारतीय जो यहाँ के मध्य प्रदेश के राजा थे, हिंदू राजा थे, उनकी बात करता है। ऐसा एक विचित्र गूगल को भी कंफ्यूजन है। और जब बार बार देखा तो एमपीएससी एग्जाम वालों को पूछा तो वो भी कहते हैं मौर्य डायनेस्टी, अशोका डायनेस्टी, गुप्त डायनेस्टी। तो उसके बाद हर्षवर्धन वगैरह की बात करते हैं। एमपीएससी के मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ और उसके बाद में जाके मुझे कहीं एमपीएससी और ऑर्गेनाइजेशन पर जाकर बाद में शुंग, नाग, बोधि इत्यादि की पता चला। तो इस प्रकार तो हमारे इतिहास का जो प्रेजेंटेशन है मध्य प्रदेश का ऐसा है। मध्य प्रदेश अगर आम व्यक्ति को पूछे, दो तरह के लोग हैं। एक तो है जो टूरिज्म के शौकीन है, वो खजुराहो की बात करेंगे। जो आध्यात्मिक की बात करेंगे और ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे, दो ज्योतिर्लिंग है वहां पर, नर्मदा मैया है। तो ये पहचान है। फिर नई पहचान बनी जब स्वच्छ भारत अभियान चला तो इंदौर को लगातार स्वच्छ नंबर 1 शहर मिलने के कारण उसकी चर्चा होने लगी। लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता कि इंदौर जो है वो भारत की खाने पीने की राजधानी है। मुझे नहीं लगता बहुत लोगों को पता है। जब वो इंदौर आते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाता है कि इतना खान पान का जो वैरायटी है, जो इतनी खान पान का एक शौक है वहां का। आपको हर 100 गज पे खाने की दुकान मिलेगी और आपको हर तरह का खाना मिलेगा। और मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि इतने खाने पीने वाले मध्य प्रदेश के लोग भी, तो भी आपको जो टिपिकल ओबीस लोग होते हैं ऐसे मध्य प्रदेश बहुत कम मिलेंगे। तो ऐसा एक बड़ा कलरफुल मध्य प्रदेश है। तो मैंने आज के विषय का मुख्य जो विषय रखा है उसको मैं कहता हूँ मध्य प्रदेश इंद्रधनुषी राज्य, ऐसा मैंने टाइटल रखा है। तो मैं कार्य विषय की शुरुआत करता हूँ। तो जैसे शोभा जी ने बोलना शुरू किया तो मेरा पहला प्रश्न होगा, तीनों बारी बारी उत्तर देंगे।
कि सबसे आउटस्टैंडिंग फीचर मध्य प्रदेश का क्या है, ऐसा अगर पूछा तो आप 3-4 मिनट में क्या बता सकते हैं? हाँ जी शोभा जी, आप बताइए। सर मैं तो यही कहूंगी कि यहाँ का जो कल्चर है विविधताओं में एकता का, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित लगता है। यहाँ की जो भाषा है, भाषाओं की विविधता है, सब सर्वाधिक भाषा यहीं पर बोली जाती है। जो बोलियों की हम बात करते हैं वो यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है, जो हमारी पहचान है। और कुछ जोड़ना चाहेंगी? यहाँ के लोग जो है वो उत्सव प्रेमी हैं। मध्य प्रदेश के लोग, हमारे यहाँ पर हर तरह के उत्सव, यानी छोटे से छोटे आयोजन, इवन जन्म से लेकर मृत्यु तक, हर चीज के लिए हमारे यहाँ पे आपको उत्सव मिलेंगे, लोकगीत मिलेंगे, कलाएं मिलेंगी, और उसको हर तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी परिचय और पहचान बनता है बाहर, न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी। बिल्कुल। तो दीपक जी, आप कुछ क्या कहेंगे, सबसे आउटस्टैंडिंग फीचर मध्य प्रदेश में पूछते हैं तो क्या आपके? देखिए, ऑर्डरलेस कलरलेस तो आपने बहुत कुछ बोला, और अब खुद ही ने बता दिया कि भोजन वगैरह मालवा में बहुत अच्छा मिलता है। तो मध्य प्रदेश की जो है दीपक हाँ, जी, मेरा क्या कहना है, परसेप्शन को तोड़ना है, इसलिए हम आज बैठे हैं। करेक्ट करेक्ट। मैं तो जा चुका हूँ, मैं जानता जी, हूँ, लेकिन बहुत कम लोग टूरिज्म में जाते हैं। जितना बड़ा टूरिज्म का पोटेंशियल है मध्य प्रदेश का, वो तो अभी भी एक्सप्लोइट हुआ नहीं है पूरा। इसलिए मैं तो आप मुझे जो यूनिकनेस दिखती है वो है हरा भरा मध्य प्रदेश है। हम 26% वन है देश के, और इस कोरोना महामारी में ये पता चला कि ऑक्सीजन का जो प्रोड्यूस हम करते हैं वो हम आधे भारत को ऑक्सीजन देते हैं इनके माध्यम से। सतपुड़ा और विंध्याचल ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और उनके बीच में से कलकल बहती हुई नर्मदा ये पौराणिक नदी है। तो मध्य प्रदेश की जो कुछ भी यूनिकनेस है वो यहाँ का वन और इस नदी के किनारे बसी हुई बसाहट और उससे निकली हुई संस्कृति, और ये पूरी की पूरी प्राकृतिक संस्कृति है। इन्वेजन हुआ मुस्लिम्स का आए, पर उस सब के बावजूद भी इसका जो मूल चरित्र था वो शायद भारत का मूल चरित्र है। वो जो जनजाति और वनवासी चरित्र है वो यहाँ पर इंटैक्ट रहा, और वो भी आज भी बड़े हिस्से में वो पल्लवित है। उससे निकली हुई सारी परंपराएं हैं, लोक परंपराएं हैं, लोक जगत है, वो पूरा मध्य प्रदेश उसकी पहचान है। मैं आपने जैसा विचार किया, 1952 के बाद से लेकर जितने भी 26 जनवरी के दिल्ली के प्रदर्शनी और जो वो चलते हैं वहां पर, उनमें जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को प्रोजेक्शन हुआ है वो उसी जनजाति समूह का, वनवासी समूह का वहां पर चित्रण होता है, उनकी प्रदर्शनियां लगती हैं और उसमें वो दिखाते हैं। तो मध्य प्रदेश उस प्रकार से दिखता है। और धरोहर के रूप में खजुराहो आपने बताया, इतना बड़ा शिल्प का दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसमें पूरे के पूरे पत्थरों पर उस काल में जब ये औजार नहीं हुआ करते थे, जब मैकेनाइज चीजें नहीं थी, इतना बड़ा धरोहर बना दिया। मुझे लगता है कि वो ताजमहल से भी उत्कृष्ट स्थापत्य कला का एक स्थान है। तो ये मुझे मध्य प्रदेश के बारे में मूलभूत चीज लगती है। बहुत बढ़िया। प्रशांत जी। हाँ, आपने ठीक कहा रतन जी की ये जब मेरा आवाज आ रहा है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। हाँ जी। तो ये जो अपने मध्य प्रदेश की एक विशेषता है, और दीपक जी ने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश कहा तो सबसे पहले सामने आता है नर्मदा मैया, नर्मदा नदी। तो मध्य प्रदेश ये जो बना, प्रदेश के तौर पे बना, वो मध्य प्रदेश कोई एक भौगोलिक ऐसी या सांस्कृतिक ऐसी एक कोई विरासत को लेकर बना हुआ प्रदेश नहीं है। जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ उस समय अपने अपने राज्यों ने, अलग अलग राज्यों ने अपनी अपनी सीमा या भूमि ले ली, जो कुछ बचा वो मध्य प्रदेश रहा। ये मध्य प्रदेश की वास्तव में हकीकत है। इसलिए मध्य प्रदेश को बैठे हुए ऊंट के जैसे पहले कहते थे, उसमें से नीचे का हिस्सा छत्तीसगढ़ निकल गया, लेकिन अगर ऊपर का भी आप हिस्सा देखेंगे तो बहुत कुछ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश बीच बीच में चलता है। ऐसा ऐसा एक थोड़ा विचित्र प्रकार का आकार है। लेकिन जैसा दीपक जी ने ठीक कहा कि जनजातीय यहाँ की पहचान है, उसमें मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक मतलब यहाँ का जो गोंडवाना प्रदेश है, गोंडवाना प्रदेश मतलब गोंडवाना एक क्षेत्र हम मानते हैं वनवासियों का, जिसमें गोंड है, बैगा है, कोरकू है, बहुत से इस प्रकार के जनजातीय लोग रहते हैं। उसकी विशेषता यह है कि ये हमेशा स्वतंत्र रहा। इसमें आक्रमण हुए, इसमें मुस्लिम आक्रांता आए, मुस्लिम आक्रांताओं ने यहाँ पे विध्वंस भी किया, सब कुछ किया, लेकिन ये पूरा प्रदेश जो था एक प्रकार से स्वतंत्र रहा। लगभग 1800 लगभग 18वीं शताब्दी में 1780 के लगभग
मराठे कुछ यहाँ पर अपना राज करने लगे, लेकिन वो भी बड़ा स्वाभाविक रूप से था, और बाद में अंग्रेजों ने 1818 के बाद इस पर अपना शासन जमाया। तब तक लगभग ये पूरा जो हम जनजातीय लोग कहेंगे उन्हीं के अधीन ये पूरा सारा क्षेत्र था, जिसको हम वनवासी क्षेत्र कहते हैं। दूसरी बड़ी बात यहाँ की, यहाँ पे जबलपुर के पास एक जो 64 योगिनी मंदिर हम कहते हैं भेड़ाघाट में, वो पहले गोलकी मठ कहलाता था। गोलकी मठ ये बहुत बड़ा तांत्रिक विश्वविद्यालय था। और सबसे बड़ी बात ये कि ये गोलकी मठ ये आंध्र प्रदेश के जो काकतीय वंश है, काकतीय वंश की गुरु गद्दी थी, मतलब गुरु यहाँ पर निवास करते थे और यहाँ के गुरुओं को वहां बहुत बड़ा सम्मान था। रानी रुद्रम्बा जो है, जो बहुत प्रसिद्ध है आंध्र की, वो रानी रुद्रम्बा ने यहाँ के जो गुरु थे उनको बहुत बड़ी जमीन और बहुत बड़ी चीजें वहां पर आंध्र में दी थी, और वहां के काकतीय वंश के लोग लगातार यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते थे। कुल मिलाकर के ये एक प्राकृतिक रूप से और एक प्रकार से अस्पर्शी, इस प्रकार से अनएक्सप्लॉइटेड, इस प्रकार से एक बहुत बड़ा प्रदेश है जिसकी बहुत बड़ी पोटेंशियल अभी सामने आनी है। भीमबेटका जैसी चीज यहाँ पर है, जो सबसे बड़ा प्राचीन, जिसको कहते हैं भारत की सबसे प्राचीन अगर कोई चित्रशैली या इस प्रकार का कोई अगर प्रमाण मिलते हैं तो वो वहां पर मिलते हैं। भीमबेटका से और एक बात सिद्ध हुई है कि इतिहासकारों ने कहा है कि भारत में घोड़े नहीं होते थे, घोड़े सारे बाहर से आए हैं। भीमबेटका ने उस बात को भी झूठा साबित कर दिया कि घोड़े तो हमारे यहाँ बहुत पहले होते थे, घोड़ों के चित्र है वहां पे। ऐसी बहुत सारी विविधताओं को लेकर ये मध्य प्रदेश बना है, तो इसमें बहुत रंग है, आगे आगे निकलते आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो कला की बात की, जो भीमबेटका की बात करी, वाकणकर जी जिन्होंने सारा निकाला और जिस प्रकार से ये इतिहास को एक नया मोड़ दिया, वो भी इंदौर के ही थे वाकणकर जी भी। और तो अगर थोड़ा इसको आगे लेकर जाए तो इसके अंदर और आप क्या जोड़ना चाहेंगी शोभा जी? ये पुरातत्व का इतना पुराना क्षेत्र है ये, और सबसे पुराने लैंडमार्क कह सकते हैं इसको हम। इन दक्षिण से निकलते हुए इस तरफ आएंगे तो सबसे पुराना लैंडमार्क, सबसे पुराने यहाँ के जंगल, और ये से भीमबेटका की बात की, और भी यहाँ पे कुछ ऐसे जो यहाँ की आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंट बात है, उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? मैं तो यही कहूंगी कि सर, फॉर एग्जाम्पल पूरी सिद्धांत तो जैन नगरी में बना है, और वो जैन नगरी इनफैक्ट मेरी यूट्यूब का नाम है भारत सेंट्रिक व्यू, और मैंने आगे जोड़ा था फ्रॉम जीरो मेरिडियन उज्जैन, तो मेरी बायलाइन थी एक समय पे। तो उसके बारे में आप कुछ बताएं? मैं तो यही कहूंगी कि सर, जो हमारा मध्य प्रदेश है, यहाँ के जो जैन तीर्थ है और यहाँ पे जो जैन साधु हुए हैं, जितने भी साधु हुए हैं, और तीर्थांकन की भी बात करें तो हर तीर्थांकन यहाँ से होकर गुजरा है। जो 24 तीर्थांकन है, उन 24 में से ऐसा कोई तीर्थांकन नहीं जिसके चरण यहाँ मध्य प्रदेश में न पड़े हों। ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं, जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। उनके जन्म से जुड़ी हुई कई गाथाएं इससे जुड़ी हुई हैं। और साथ ही साथ जैसा कि अभी भीमबेटका का जिक्र किया, तो मैं बताना चाहूंगी कि जो हम लोगों का साहित्य होता है, आमतौर पर नई जनरेशन नहीं जानती है कि भीमबेटका का क्या महत्व है। हम लोग जरूर विदेश की यात्राएं करते हैं, लेकिन हम अपने हृदय की यात्रा नहीं करते हैं, मध्य प्रदेश की यात्रा नहीं करते हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने अपने साप्ताहिक समाचार पत्र में भीमबेटका के रहस्य के बारे में एक लेख प्रकाशित किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इस तरह के हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे भीमबेटका हुआ, खजुराहो हुआ, खजुराहो का मैं बोलना चाहूंगी कि सिर्फ वहाँ की मूर्ति कला ही प्रसिद्ध या चर्चित नहीं है, वहाँ का नृत्य भी, वहाँ का जो उत्सव होता है वो भी अपने आप में वैश्विक स्तर पर काफी चर्चित है, तो उस पर भी बात होनी चाहिए। चापड़ा के पास हमारा जैन तीर्थ है, महात्मोर है, वो भी काफी चर्चित है, उसका भी जिक्र किया जाता है। वहां भी साधु संत आए और उन्होंने अपने व्याख्यान दिए। तो मुझे लगता है कि हमारे ऐतिहासिक स्थलों पर जरूर और अधिक शोधपरक दृष्टि से काम होना चाहिए। जैसा कि अभी चर्चा हुई नदी संस्कृति की बात की, तो मैं एक बार फिर उसका उल्लेख करना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश जिस तरह से जाना जाता है, अपनी नदी संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। और जबलपुर के जो निवासी हैं हमारे अमृतलाल वेगर जी, उन्होंने तो नर्मदा के सौंदर्य का इतना सुंदर वर्णन किया है पद यात्रा के दौरान, और 3 किताबें प्रकाशित हुई है। ये अपने आप में मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मां नर्मदा यहाँ से निकलती है, और कई नदियों का उद्गम और जन्म स्थल है मध्य प्रदेश। इसमें हम कह सकते हैं कि क्षिप्रा है, ताप्ती नदी है, चंबल नदी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने ये जो संस्कृति है, नदी संस्कृति है, ऐतिहासिक है, कला है,
इन पर हम बात तो जरूर करते हैं, लेकिन ये शायद सिर्फ कहीं ना कहीं चर्चाओं तक सिमट कर रह जाता है, तो वहां तक पीढ़ियों तक नहीं पहुंच पाता है। शायद इसीलिए हम बाहर की यात्रा, हम घूमने फिरने के लिए हमेशा बाहर के क्षेत्रों का चयन करते हैं। हमारे यहाँ के क्षेत्रों का चयन कभी होता नहीं है जो छुट्टियां या अवकाश हमें मिलता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से हमारे ऐतिहासिक स्थलों पर भी काम होना चाहिए, बात होनी चाहिए। दीपक जी, आपको जोड़ना चाहेंगे उज्जैन की कथा के बारे में? रतन जी ऐसा है कि मध्य प्रदेश तपस्थली है मूलतः। यदि हम देखते हैं तो नर्मदा पौराणिक नदी है, उसकी उत्पत्ति जो है ग्लेशियर से नहीं है, वो भूमि से निकल रही है, एक पर्वत में से निकल रही है। तो गंगा और हिमालय बहुत बाद के हैं। सतपुड़ा विंध्याचल में ये निकलती हुई जब आती है तो ये पौराणिक काल से ये बड़ी तपस्थली रही है। त्रेता में राम के चिन्ह यहाँ मिलते हैं, चित्रकूट में राम का प्रवेश है, राम का स्थान है, और एक कामतगिरी एक पर्वत है, उसमें लोग बाग उस पर्वत की परिक्रमा करते हैं। और एक लंबे समय से नर्मदा की एकमात्र दुनिया में ऐसी नदी है जिसकी नर्मदा की पैदल परिक्रमा करते हैं, और उसका अपना यश है। हम 6वीं शताब्दी में देखते हैं तो शंकराचार्य जब दक्षिण भारत से निकल के उत्तर भारत की तरफ आते हैं, और जब वो चारों ये धाम का स्थापना करते हैं, तो उनका भी पूरा साक्षात्कार जो है वो अपने गुरु से मिलने का स्थान भी मध्य प्रदेश में है। ओमकारेश्वर में उनको श्रीपाद के दर्शन हुए, और वहां पर उनको अपना जीवन का लग मिला। और अब मध्य प्रदेश में उनका एक उनकी मूर्ति का बड़ा स्टैचू बनाना का प्रस्ताव है। हम यदि द्वापर में आते हैं तो श्री कृष्ण की विद्यास्थली संदीपनी आश्रम है, उज्जैन है, तो वो हमको दिखता है। तो एक निरंतरता उसमें दिखती है, और ये तपस्थली के रूप में वो सारा विकास यहाँ हमको दिखता है। विक्रमादित्य जिसका हम पंचांग मानते हैं, जिसका हम कैलेंडर मानते हैं, विक्रम संवत मानते हैं, वो केंद्र उज्जैन है। तो जो आज का मालवा का प्रांत है, यदि हम इसको थोड़ा और ऐतिहासिक उसमें देखते हैं, तो जब ये 16 महाजनपदें होती थी, उसमें से 3 महाजनपदें इस क्षेत्र का इस भूभाग में पल्लवित हुई, और उनसे पूरी वो निकलती है। तो उज्जैनी जनपद थी, चेती गणराज्य था, और ये एक बड़ा फैला हुआ वो था। और नई पीढ़ी का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि हम पुरानी पीढ़ी के हो गए हैं, पर नई पीढ़ी मध्य प्रदेश को मोगली के स्टेट के रूप में जानती है। एक जंगल बुक एक व्यक्ति ने लिखी है, और उसके ऊपर से काफी फिल्म बनी है, और वो क्षेत्र जो है वो सतपुड़ा का क्षेत्र है जहां पर वो स्थान है। तो एक पहचान तो कुल मिला के वन संस्कृति से है, तपस्थली से है, और ऐतिहासिकता में मध्य प्रदेश के साथ बहुत सारी चीजें इस प्रकार से जुड़ी हैं। उनका महत्व बहुत लंबा है और बहुत दूर तक उसका हो जाता है। अभी कुछ एक और दो आपने आर्कोलॉजिकल उससे कहा, तो भीमबेटका तो भोपाल शहर के बहुत पास में है। मैं तो खुद वाकणकर जी से मिला हूँ और उन स्थानों पे गया हूँ, तो वो तो अद्भुत है, वर्ल्ड हेरिटेज की श्रेणी में आते हैं, और वैश्विक पर्यटन उसमें काफी आता है, लोग बाग आते हैं, देखने जाते हैं। अशोक सम्राट का विवाह एक भेलसा करके स्थान है, यहाँ पर उनका विवाह हुआ, जो आज की विदिशा जिसको हम कहते हैं, और बड़ा उसका अपना महत्व है। सांची के स्तूप हैं जहाँ पर उनकी अस्थियां रखी हैं। तो ये काफी बड़ा क्षेत्र इस प्रकार से वर्तमान पौराणिक काल से लेकर वर्तमान तक एक बड़ी सतत चलने वाली और एक जीवांत संस्कृति के रूप में मध्य प्रदेश हमको स्थापित। बात करें तो अहिल्याबाई होलकर की बात ना करें हो नहीं सकता। मैं इस बार जब गया तो मैं महेश्वर भी जाकर आया, और अहिल्याबाई होलकर के अन्य भी स्थान देखे, और उसके बारे में लोगों को जानकारी ज्यादा है नहीं, टीवी सीरियल आने तक लोगों को पता चला है। तो उनकी जो महान गाथा है, जो महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया, जो उन्होंने शिक्षण के लिए काम किया, वो भी अपने आप में अद्भुत है। जो तीर्थ स्थानों को सारे भारत भर में उन्होंने पुनरुत्थान किया, इसके बारे में भी बहुत कम लोगों को पता है कि सारे भारत के जितने बड़े बड़े तीर्थ स्थान मंदिर, इंक्लूडिंग काशी विश्वनाथ, जिसकी अभी पूरी पुनरुत्थान हुआ है, वो भी अहिल्याबाई होलकर जी ने बनाया है। तो ये जानकारी भी इसके बारे में कुछ आप जोड़ना चाहेंगे? अहिल्या जी जो हैं वो मध्य प्रदेश में इस प्रकार के, जब दुनिया में महिलाओं के साथ अत्याचार होते थे, उनको वोटिंग राइट्स भी नहीं थे, अहिल्या जी तो श्रेष्ठतम शासक के रूप में वो हैं, और उन्होंने वो शासक धर्म का निर्वहन किया है कि वैसी उदाहरण दूसरा नहीं मिलता। और धार्मिकता का आपने बताया कि उन्होंने देश में अनेकों स्थानों पर
धार्मिक पुनरुत्थान किए। काशी विश्वनाथ में तो अभी जब प्रधानमंत्री जी ने उस कॉरिडोर का लोकार्पण किया तो वहां पर उनकी मूर्ति लगाई। वह न केवल काशी विश्वनाथ है, सोमनाथ का मंदिर भी जो बना है उसमें जब इन्वेजन हुआ और उसको इतनी बार तोड़ा, हर बार इस प्रकार से आया और अंतत्वगत तो उसका जो स्वरूप दिया वो अहिल्याबाई होलकर ने दिया। तो अहिल्या जी का केंद्र जरूर महेश्वर था, पर वो पूरे बड़े भूभाग पर उनका वो रहा है। और एक महिला होते हुए जो इतना अच्छा प्रशासन, एक राज्य व्यवस्था उन्होंने संभाली है, वैसा यहाँ पर मध्य भारत में, मध्य प्रदेश के इस पूरे क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई हमको एक दूसरा नाम उनके समतुल्यता में दिखता है। इसी प्रकार से रानी दुर्गावती जो एक वनवासी क्षेत्र से आती हैं, उन्होंने बड़े उस पर कार्य किया है। ऐसी रानी कमलापति। तो महिलाओं का मध्य प्रदेश के पूरे क्षेत्र में बड़ी भूमिका रही है और वो राजपाट से लेकर संघर्ष तक और युद्धों तक उन्होंने उसका कौशल का प्रदर्शन किया है। अहिल्या जी उनमें सर्वोपरि हैं। प्रशांत जी, फिर मैं आऊंगा जो विषय मैंने रखा कि जो सूर्य सिद्धांत का जन्म हुआ और जो उज्जैन का महत्व है एस्ट्रोनॉमी में, उसके बारे में कुछ लोगों को आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल। उज्जैन का प्राचीन नाम हम सभी जानते हैं अवंतिका था और अवंतिका नाम से ही ये जाना जाता था। और आज हम ग्रीनविच मीन टाइम की बात करते हैं आज, लेकिन यह संकल्पना नई नहीं है, यह संकल्पना बहुत प्राचीन है, पुरानी है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जिस पद्धति से सारे खगोल शास्त्र का और सारे पृथ्वी का उस समय अध्ययन किया था, मैं कुछ हजार वर्ष पहले की बात कर रहा हूं, जो प्रमाण अपने को मिलते हैं उसके अनुसार, तो आज जिसको हम ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, उस प्रकार की मध्य की रेखा यहाँ इंदौर से होकर गुजरती थी, ये उज्जैन से होकर गुजरती थी और उज्जैन को मध्य बिंदु माना जाता था। तो उज्जैन से ये मध्य वाली रेखा और ये कर्क रेखा और इनका मिलाप, इसलिए उज्जैन का महत्व सभी दृष्टि से बहुत ज्यादा था। इसलिए मुगल शासन में भी जयपुर का राजा जयसिंह ने वहां पर जंतर मंतर बनाया, 5 जंतर मंतर बनाए, जिसमें उज्जैन का जंतर मंतर आज भी बहुत अच्छे, काफी अच्छे इस पे है। और चूंकि वो जंतर मंतर कोई नया नहीं है संकल्पना, क्यों जब तक ये बना है तब तक तो विश्व में और जगह भी था, लेकिन ये चूंकि मेटल से बनाया नहीं है, ये बाकी सिविल कंस्ट्रक्शन बाकी से बनाया है, तो इसलिए उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। और आज भी मतलब जिस समय महाराज जय सिंह ने ये बनाया था, उसके पहले मतलब उस समय का ये बहुत आधुनिक प्रकार का एक कालमापन यंत्र और बाकी सारे प्रयोग हम उस पर कर सकते थे, ऐसा था। उज्जैन सिर्फ इसी के लिए नहीं, खगोल शास्त्र के लिए नहीं, तो उज्जैन पूरे ज्ञान की राजधानी थी। और सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं तो पूरे देश के ज्ञान की राजधानी वो थी। और ज्ञान नहीं तो ज्ञान के साथ कला भी थी। कालिदास यहीं के हैं, कालिदास ने मेघदूतम लिखा, वो यहीं पे लिखा, मृच्छकटिकम और बाकी सारे भी यहीं पे लिखे, ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद भी उज्जैन की अगर परंपरा हम देखें तो उज्जैन की परंपरा ज्ञान के क्षेत्र में आगे भी बहुत ज्यादा है और सारे अनेक राजाओं ने उसको राजाश्रय भी दिया है। और इसीलिए ये जो ज्ञान की परंपरा, मैंने जबलपुर के गोलकी मठ का उल्लेख किया, तो मैं तो जो उज्जैन के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, गोलकी मठ के बारे में कुछ जानकारी भी नहीं है। और जो वहां पर उत्खनन में आंध्र प्रदेश में जो कुछ मिले साधन और या शिलालेख मिले, उसके अनुसार लोगों को पता चला कि ये गोलकी मठ नाम की कोई चीज थी जबलपुर में और काकतीय वंश की वो गुरुगद्दी थी वगैरह। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश की जब बात करते हैं तो चाहे प्राचीन केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ज्योग्राफी है, प्राचीन खगोल शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, इन सब के अध्ययन और सब में एक प्रकार से जिसको कहते हैं कि हम हमारे इसमें उसकी एक कमांड थी, वो मध्य प्रदेश में मिलती है। राजा भोज ने जो एक पुस्तक का संकलन किया, उसके अनुसार जो भोज का जो भोपाल का आज का बड़ा तालाब बनाया, ये सारा इस बात का प्रमाण है कि उस समय भी ज्ञान परंपरा जीवित थी। मुगलों का आक्रमण हो चुका था, मुसलमानों का आक्रमण हो चुका था, उसके बाद भी ये ज्ञान परंपरा जीवित कुछ अनुपात में थी और उसका पालन करते हुए बहुत सारी चीजें हैं। राजा भोज की बात की तो भोपाल के पास जो मंदिर है अधूरा रह गया है, वहां पर मैं आश्चर्यचकित रह गया था कि चट्टान के ऊपर पूरी वो आर्किटेक्चर की ड्राइंग्स बनी हुई है। जी दीपक जी उसके बारे में बता सकते हैं, बहुत अच्छा। वो बहुत अच्छा आपने विषय निकाला है, वो इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रमों में है। वहां पर ले जाके विद्यार्थियों को दिखाते हैं कि जो आप ड्राइंग बनाते हैं वो ड्राइंग वहां पर किस तरीके से पत्थर पर उकेरी गई है और उसके बाद उसका निर्माण वहां किया गया है। वो अधूरा रह गया, परंतु बहुत अद्भुत स्थान है वो। और
उसका नाम भोजपुर है, उस काल में वो बना था जी। बिल्कुल बिल्कुल। आपको जोड़ना चाहेंगे प्रशांत जी, कुछ आप बात कर रहे थे, मैंने टोक दिया। एक चीज पूछना चाहूंगी, प्रशांत जी ने जो अभी काल मापन यंत्र के बारे में कहा, मैं थोड़ा सा उसके बारे में और जानना चाहूंगी सर, थोड़ा सा और विस्तार में थोड़ा और बताएं उसके बारे में। ये जो काल मापन यंत्र की जो जो बनाए वहां पे, जी ये मूलतः अपने मध्य प्रदेश के राजा नहीं बनाए, जयपुर के जो राजा थे सवाई जय सिंह, उन्होंने ये मूलतः ये सारा बनाया। 5 जगह उन्होंने ऐसे काल मापन यंत्र बनाए। तो मूलतः कल्पना यह है कि सूर्य का जो भ्रमण होता है, सूर्य के साथ पृथ्वी का भ्रमण होता है और बाकी ग्रहगोल का भ्रमण होता है, उसकी छाया परछाया और बाकी प्रकार से अलग अलग प्रयोग करके वहां पर काल का मापन हम कितनी शुद्धता के साथ कर सकते हैं, इसका ये प्रमुख है। बाकी घटिका पली वगैरह हमारे यहाँ तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी, लेकिन उसमें कितनी शुद्धता है, कितनी एक्यूरेसी के साथ हम काल का मापन कर सकते हैं, उसके लिए वो जंतर मंतर वहां पर उन्होंने बनाया। तो वो जयपुर में भी है, दिल्ली में भी है, काशी में भी है, लेकिन आज भी उज्जैन का काफी कुछ वहां पर बना हुआ है, बहुत ज्यादा खराब परिस्थिति में नहीं है। मूलतः बात यह है कि जिस समय ये सारा उन्होंने बनाया था, उसके बाद विदेश के भी लोग काल मापन खगोल शास्त्र सीखने के लिए उज्जैन आते थे। ये बहुत इसमें अच्छी बात है और बड़ी बात है। और अवंतिका को उस समय ज्ञान की राजधानी के रूप में एक सम्मानित ऐसी नगरी थी, इसलिए उसका महत्व और ज्यादा बढ़ता है। मतलब कुंभ वगैरह तो था ही 6-6 वर्षों में आने वाला, लेकिन उसके साथ ये भी सारी चीजें उसके साथ जुड़ी हुई थी, इसलिए उज्जैन का महत्व उस समय बहुत ज्यादा था। बहुत बढ़िया। इसमें एक चीज और जोड़ना चाहिए रतन जी। अभी नई पीढ़ी के हिसाब से उज्जैन के बिल्कुल पास में एक स्थान है डोंगला, वो पॉइंट है उज्जैनी, वो पॉइंट है पूरी दुनिया का केंद्र, और उसमें नासा के लोग आए हैं, भारत सरकार का DST जो है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो मध्य प्रदेश सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, इन तीनों ने मिलकर वहां पर एक बड़ा केंद्र अभी समय को लेकर खड़ा कर रहे हैं, और दुनिया की पूरी समय की काल गणना का एक बड़ा केंद्र आने वाली पीढ़ियों के लिए और वैज्ञानिकों के लिए वो वहां पर विकसित हो रहा है। म्यूजियम बन रहा है टाइम से रिलेटेड, और काफी बड़ा क्षेत्र वहां पर इस प्रकार से विकसित हो रहा है कि ये दुनिया का केंद्र है और यहीं से पूरी काल की गणना का प्रारंभ हुआ है। और राजा जयसिंह ने इसको जैसे पूरी वेधशालाएं बनाई थी, वो उन वेधशालाओं में से एक वेधशाला यहाँ बनी थी उज्जैन में, पर अब इसका महत्व आने वाले समय में बहुत बढ़ने वाला है। बहुत बढ़िया जी। मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, चूंकि राजा भोज का उल्लेख हुआ है, तो सम्रांगण सूत्रधार के बिना राजा भोज अधूरे हैं, ऐसा मुझे लगता है। या सम्रांगण सूत्रधार ये उन्होंने लिखी हुई पुस्तक नहीं है, लेकिन उन्होंने उस समय के सारे ज्ञान भंडार को, ज्ञान कोश को इकट्ठा करके एक प्रकार से संकलन करके, और कुछ चीजें अपनी भी उन्होंने डाली है, ऐसा करके सम्रांगण सूत्रधार ये एक ग्रंथ लिखा है। ये ग्रंथ क्या है? तो ये ग्रंथ एनसाइक्लोपीडिया है। दुर्भाग्य से हमारे देश में सम्रांगण सूत्रधार पे ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, बाहर के देशों में हुआ है। बाहर के अनेक देशों में सम्रांगण, तो अब जब रेफरेंसेस देखते हैं तो उसका अंग्रेजी में रेफरेंसेस ज्यादा मिलते हैं, बाकी भारतीय भाषाओं में, मतलब भारतीय लेखकों के रेफरेंसेस तुलना में कम है, बाकी लोगों ने उसमें बहुत ज्यादा काम किया है। तो इसमें क्या था, सम्रांगण सूत्रधार में चित्र है, शिल्प है, जल व्यवस्थापन है, खेती है, एक मतलब एग्रीकल्चर है, ये जीवन के अलग अलग प्रकार की विधाओं को पूर्णतः शास्त्रीय रूप से किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, किस प्रकार से बनाया जा सकता है, किस प्रकार से उसका काम होता है, ये सारा उसमें दिया गया है। ये बहुत अच्छा एनसाइक्लोपीडिया है अगर अभ्यास करना है तो। बहुत ही बढ़िया जी, क्योंकि हम तो मैकियावेली पढ़ते हैं, हम बाहर की किताबें पढ़ते हैं, भारत की तो चाणक्य का भी अर्थशास्त्र बड़ी मुश्किल से बाहर आया था। अभी आपने सम्रांगण सूत्र बताया, ये भी बाहर आएगा अभी धीरे धीरे, और आशा है हम अपने शास्त्र पर अधिक विश्वास करेंगे, अधिक उस पर चर्चा करेंगे, अधिक उस पर रिसर्च करेंगे। केवल जो बाहर से आया उसी को बार बार दोहरा के अपने PhD और अपने ज्ञान के भंडार नहीं बनेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। अब जरा आप आधुनिक युग पे आते हैं, केवल जंगल और केवल जल ऐसा नहीं है, आदिवासी अपना ट्राइबल क्षेत्र केवल नहीं है, जनजातियां नहीं है, बड़े बड़े योद्धा नहीं है, तो उसके अलावा इंदौर एक बड़ी इंडस्ट्रियल सेंटर भी है, और जैसे मैंने कहा खाने पीने का अद्भुत सेंटर है। आपको खाने के लिए कम से कम 2 दिन चाहिए मिनिमम, इंदौर में अगर आपको मजा लेना है तो कम से कम 2 दिन तो चाहिए, वहां के लोग तो कहते 3 दिन चाहिए। तो ऐसा मध्य प्रदेश जो कभी बीमारू था, अब कहते हैं कि बीमारों में गिनती नहीं आती है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम अगर देखें तो 2002-3 के बाद में 2000 उस समय 2005 में 15,000 थी पर कैपिटा इनकम, इस समय 60,000 है। और एक और बात लोगों को जानकारी नहीं होगी कि मध्य प्रदेश के अंदर गेहूं जो है
इस समय प्रोक्योरमेंट इस साल पंजाब से अधिक हुआ है, यानी गेहूं के प्रोक्योरमेंट नंबर 1 है। हालांकि प्रोडक्शन में बहुत कम है, पंजाब से पीछे पर एकड़, लेकिन नंबर 1 गेहूं के तौर पे मध्य प्रदेश बन चुका है। और इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान पंजाब से हुए किसानों का है, जिन्होंने पंजाब छोड़कर मध्य प्रदेश में खेती बाड़ी की और बहुत मेहनत करके उत्तम जगह बनाई। और इस समय गेहूं में जो महिलाएं जानती होंगी, सीहोर का गेहूं कह के कई तरह के गेहूं लोगों को टिकाए जाते हैं, यानी सारे सीहोर का होगा तो इतना तो सीहोर में नहीं हो सकता। ऐसा है, जीडीपी में नंबर 10th है और ग्रोथ रेट इस समय भारत के ग्रोथ रेट से अधिक मध्य प्रदेश का ग्रोथ रेट है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत पीछे 23 नंबर है। और जो मैं कहूँ कि, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि डायमंड की एकमात्र बची हुई खान मध्य प्रदेश में। तो ऐसा जो मध्य प्रदेश है, इसके अंदर जो हम अगर गिने तो मध्य प्रदेश की आर्थिक उन्नति न होने का कारण जो सब जगह हो रही है, होनी चाहिए, जिस प्रकार से प्राकृतिक संपदा मध्य प्रदेश में है, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? दीपक जी, आप तो बिजनेस वाले। देखिए, उसका एक बड़ा कारण है, चूंकि मध्य प्रदेश है, सब तरफ भूमि से घिरा हुआ है, हम लैंडलॉक्ड हैं, तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होना चाहिए था, जो कुछ वर्षों पूर्व तक पश्चिम के राज्यों में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, अन्य स्थानों पर हो गया, वो मध्य प्रदेश में नहीं हो पाया। परंतु अब वो एक इंजन आ गया है ग्रोथ का। आपने जैसे स्वच्छता में बताया, इंदौर नंबर 1 अनेक वर्षों से आ रहा है, वैसे ये कृषि कर्मण अवार्ड ये भारत सरकार देती है। कृषि के उत्पादन में पिछले 7 वर्षों से मध्य प्रदेश नंबर 1 है उत्पादन। और वो ना केवल गेहूं है, तिलहन यहाँ का एक बहुत बड़ा उत्पाद है। और यदि थोड़ा और कालांतर में देखें तो जो कपड़ा पहनते हैं वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। बात करा तो सोयाबीन में 90% प्रोडक्शन मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश का बड़ी जल्दी अडॉप्ट हुआ वो, और उसका कारण था कि मध्य प्रदेश की जो सॉइल है उसका नाम ही था कॉटन सॉइल। तो ब्लैक सॉइल जो थी वो कॉटन सॉइल थी, वो मध्य प्रदेश का और बहुत बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र का, इनमें कॉटन का बहुत बड़ा उत्पादन होता था। और एक काल ऐसा था जब कि हमारे पास सबसे ज्यादा कॉटन मिल्स होती थी, पूरा मालवा का क्षेत्र कॉटन उत्पादन करता था और टेक्सटाइल बहुत बड़ा हब था, सेंट्रल इंडिया से सब जगह चीजें जाती थी। अब दोबारा से वो री इंजीनियरिंग उसमें हुई है, नए तरह से औद्योगिक विकास के स्थान बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कृषि के साथ साथ कृषि आधारित उद्योगों का एक बड़ा नेटवर्क मध्य प्रदेश में बन रहा है। एक वेस्टर्न कॉरिडोर जो है बंबई से दिल्ली तक और अहमदाबाद तक जो जुड़ रहा है, रोड का और रेलवे का, इनमें काफी बड़ा निवेश भी आ रहा है और संभावना भी है। आज भी पूरे मध्य प्रदेश में पूरे देश की सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन मध्य प्रदेश में है, क्योंकि नैसर्गिक रूप। आपका फ्रेम फ्रीज हो गया दीपक जी, तो जब तक उनका फ्रेम ठीक होता है, प्रशांत जी आपको बाकी की अन्य चीजें हैं। हाँ जी जी, तो जो और नई उत्पादकता हैं उनमें कृषि आधारित निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। और टेक्सटाइल के उसमें काफी बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल का पुनर्जीवित हुआ है और उसमें नई टेक्नोलॉजी के साथ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल की यहाँ आई हैं। 4 बड़े औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर विकसित हुए हैं। देवास पहले से बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। पीथमपुर एक बड़ी इंडस्ट्री का एरिया आया है और उसमें SEZ है, काफी फार्मास्यूटिकल का बहुत बड़ा केंद्र मध्य प्रदेश बना है। और इसी प्रकार भोपाल के पास भी 2 मंडीदीप करके एक स्थान है, गोविंदपुरा है, BHEL है, और ग्वालियर में मालनपुर है। तो ये बड़े औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में हैं। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री भले ही बहुत अधिक संख्या में ना है, पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा नेटवर्क मध्य प्रदेश बनने जा रहा है। और एक VLE कंसेप्ट अभी जो शुरू हुआ है, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स, ये विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स जो यंग यूथ्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी संभावनाएं मध्य प्रदेश में हैं और एक बड़ा सेक्टर रोजगार के रूप में भी मध्य प्रदेश उपलब्ध होगा। पर मूल रूप से मध्य प्रदेश एक शांत प्रदेश है, तो वो शांतता यहाँ पर सब जगह दिखती है। उसकी गति अपनी थोड़ी एक मध्यम गति से चलने वाला प्रदेश है। वैसे ही यहाँ के लोग हैं, शांति प्रिय हैं और संतोषी भी हैं। तो इस समय नेशनल डेवलपमेंट जो ग्रोथ रेट है उसमें मध्य प्रदेश नेशनल एवरेज से अधिक है। हाँ, तो वो एक स्टार्ट थोड़ा स्लो है, परंतु अब उसमें वो आगे बढ़ा है। एक बड़ी संख्या में इंजीनियर्स वगैरह यहाँ से निकलते ही हैं, काफी बड़ी संख्या में इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर हैं। जो निकल बाहर जाते हैं, मैं IT इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, बम्बई में मेरा काम था और मेरे आधे जो एप्लीकेशन आते थे इंदौर से आते थे और मध्य प्रदेश जॉब के लिए। तो
कई राज्यों की तरह ये भी मुझे लगता है कि अगर परिवर्तन लाना है तो वहीं उनको जॉब मिले, ये आवश्यक है, क्योंकि उतने अवसर यहाँ पर बने। और प्रशांत जी, आप तो इंजीनियर हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, इसमें मध्य प्रदेश के तुलना में इस प्रकार से ग्रोथ ना होने का मुख्य कारण था ये कनेक्टिविटी। इतने वर्षों के राज के बाद भी यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं थी। अभी पिछले कुछ एक 10-15 वर्षों तक अभी अभी कहीं जाकर कनेक्टिविटी का कुछ चित्र ठीक ठीक आ रहा है। मतलब मध्य प्रदेश के बड़े बड़े शहर भी आपस में ठीक से नहीं जुड़े थे, जो अब जुड़ रहे हैं। इसलिए बीच में तो ऐसा था कि यहाँ पर सरकार किसी एक मतलब भाजपा की, ऊपर से कांग्रेस की, इस प्रकार से कुछ अलग अलग कंफ्लिक्ट होने के कारण भी शायद विकास में बड़े रोड़े लगते थे। और मुझे याद है बीच में तो मध्य प्रदेश सरकार ने कहा था कि अंदर की जो कुछ जो नेशनल हाईवे थे वो हमें दे दीजिए, वो स्टेट हाईवे बनाकर हम उसका डेवलपमेंट करेंगे। इस प्रकार का भी प्रस्ताव आया था और कुछ इस प्रकार से हुआ भी था। कुल मिलाकर के जो कनेक्टिविटी वाला मामला था, बहुत कुछ अब उसमें रिजोल्यूशन की ओर जा रहा है। कनेक्टिविटी पहले से तो बहुत कुछ अच्छी बन गई है। अब उसका जो फायदा है, उसका लीवरेज है, वो बाकी ग्रोथ में होगा। और जैसे आप ठीक कह रहे हैं कि कुल मिलाकर के ग्रोथ का जो 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 चित्र सामने आ रहा है वो कुल मिलाकर के देश के एवरेज से भी ज्यादा है। और वो और ऐसा बढ़ेगा क्योंकि अब बाकी अनुकूलता सारी है। अब उसको थोड़ा और अगर धक्का लगाया, और जैसा अभी दीपक जी ने कहा कि अलग अलग जिस पद्धति से अपॉर्चुनिटी सामने है, पोटेंशियल सामने है, उसको अगर एक बार ठीक से लिया, क्योंकि अब प्राकृतिक संसाधन बहुत है, उनका दोहन ठीक से नहीं हुआ है। आज भी पूरे देश में जो जो भी आयुर्वेदिक उत्पादन करने वाले कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, वे अपने रॉ मटेरियल जिसको कहते हैं, मतलब आंवले से लेकर तो बहुत सारी चीजें, वो सब मध्य प्रदेश से लेकर जाती है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, मध्य प्रदेश से उनका मेजर इनपुट है। तो इन सब का उपयोग मध्य प्रदेश के लिए होकर और इसकी ग्रोथ आगे बढ़े, या आगे चित्र दिखेगा, ऐसा लगता है। बहुत बढ़िया। शोभा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें, मध्य प्रदेश किस तरफ जाएगा? लगता है कि जिस तरह से हमारी चर्चा हुई है उससे इस तरह के विमर्श अगर होते रहेंगे तो प्रश्न हमारे सामने आते रहेंगे कि हमें कहाँ जाना है, क्योंकि विमर्श से ही प्रश्न भी उपजते हैं और उन्हीं में से हमें उत्तर भी मिलते हैं कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश चूंकि अपने ऐतिहासिक स्वरूप में भी चर्चित है और शैक्षणिक दृष्टि से भी हम देखें तो शोध की दृष्टि से काफी अच्छे नए शोध नए विषयों पर भी हो रहे हैं, तो उस दृष्टि से भी काफी समृद्ध रहा है। और हर परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो काम ठीक ठीक ही हो रहा है, लेकिन चूंकि ये जो राजनीतिक चीजें जो होती हैं वो वही कहीं ना कहीं विचलित करती हैं। चीजें बोलना चाहिए लाइन लेंथ पर आती हैं और फिर सत्ता बदल जाती है और फिर आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता है और वो चीजें हम जहां से मतलब चलना शुरू किया था वापस वहीं पर आ जाते हैं। शायद अगर हमारी गति धीमी है तो इसकी वजह यही है। तो फिर भी बहरहाल हम समझते हैं कि सब कुछ अच्छा ही हो और इसमें शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मुझे लगता है सब कुछ ठीक ही होगा। आने वाले समय में मध्य प्रदेश हर दिशा में विकास करेगा जैसा कि अभी कर रहा है। आप कनेक्टिविटी की बात करती हैं, मैं तो मध्य प्रदेश और काफी बचपन से वहां से कभी ना कभी गुजरा हूँ। पहले बॉम्बे आगरा रोड ही केवल था दिल्ली तक जाने का। उस समय भी देखें, आपके भी रास्ते देखे, अभूतपूर्व परिवर्तन है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व, अंदर अंदर की सड़कें भी अभी ठीक है, कुछ शायद रिनोवेशन की आवश्यकता है, लेकिन ऐसे कनेक्टिविटी बढ़ने के बाद में और जो नया राजमार्ग बन रहा है उसके बाद में मध्य प्रदेश निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। लेकिन जो मध्य प्रदेश की छवि है, टूरिज्म सबसे सस्ता और सबसे एम्प्लॉयमेंट देने वाला क्षेत्र है, मुझे लगता है उसका भी एक्सप्लॉयटेशन अभी भी मध्य प्रदेश में बहुत बाकी है, ऐसा मुझे लगता है। तो आशा इसके ऊपर भी आगे काम होगा। तो आखिरी 1 मिनट अपने अपने रिमार्क्स देना चाहे दीपक जी। एक बात जो कहीं मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी कि 2 वर्ष पहले हमारी जो प्रशासन है उसने 300 करोड़ रुपए टूरिज्म पर खर्च करने की बात कही भी थी। स्पेशली मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी उसमें विशेष रूप से महिला सुरक्षा के साथ, और उसमें लगभग 50,000 महिलाओं को रोजगार के साथ टूरिज्म को विशेष रूप से प्रमोट करने की बात कही गई थी मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। वैसा भी मुझे लगता है कि अपने भारत में टूरिज्म का मतलब सुंदर एडवर्टाइजमेंट, इनक्रेडिबल भारत, अच्छे सुंदर एडवर्टाइजमेंट जो मध्य प्रदेश में आए हैं, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो टूरिज्म के लिए आसानी से जाना आना, होटल की व्यवस्था, वहाँ के रहने की व्यवस्था, घूमने की व्यवस्था, वो जब तक नहीं बनती और जब तक लोगों को प्रशिक्षण नहीं देता, तब तक क्या होता है कि वो केवल नारे लगते हैं, सुंदर एडवर्टाइजमेंट बनते हैं, उसका जमीन पे असर कम दिखता है, ऐसा में हो रहा है। तो दीपक जी, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स, फिर प्रशांत जी के कंक्लूडिंग रिमार्क्स। जी, मुझे लगता है कि आपने धनुषी दुनिया कैसे आप दुनिया के सामने लाएंगे, ऐसा है कि निश्चित रूप से जो हमारी खुद की शक्ति है, जो हमारी ताकत है, जो हमारी
यूएसपी है, उसी को हमको लोगों के सामने लाना है। और टूरिज्म निश्चित रूप से अनएक्सप्लोर्ड है और कम एक्सप्लोर्ड है, इतना सब कुछ होने के बावजूद। तो उसमें कनेक्टिविटी उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ट्रेन स्टाफ उसका फैक्टर है, एक हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री पूरी की पूरी यहाँ पर बड़े स्तर पर डेवलप होने की आवश्यकता है, पर उसका आधारभूत ढांचा है। मतलब भीम बेटी का आना है तो वो भीम बेटी का पहले से यहाँ पर है। सतपुड़ा विंध्याचल के जो पर्वत हैं, कान्हा का जो फॉरेस्ट है, मोगली की जो लैंड है, खजुराहो के जो टेम्पल, ये हमने नहीं बनाए हैं, ये तो हमारे पूर्वजों की पूरी प्राकृतिकता से और पूर्वजों के द्वारा बनाए गए हैं। हम उनको सब मांडू और ओरछा की बात करना भूल गए। जी मांडू है, ओरछा है, ये सारे मतलब स्थान तो बहुत हैं। लता मंगेशकर हैं, किशोर कुमार हैं, कवि प्रदीप हैं, तो ये एक पूरा हमारी विरासत है। उसको एक नए लेवल पर ले जाने के लिए एक बड़े टॉर्क की आवश्यकता है, और शायद मध्य प्रदेश उस दिशा में आगे बढ़ेगा ही। और वो हृदय की जो इम्पोर्टेंस पूरे शरीर के लिए होती है, वैसी इंपॉर्टेंस मध्य प्रदेश की है। वो सब जगह उस प्रकार का संस्कृति का प्रवाह हृदय से होगा, हम इस प्रकार की कामना रखते हैं। बहुत बढ़िया। प्रशांत जी, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स। जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि मध्य प्रदेश जब बना उस समय मध्य प्रदेश में कोई कोहेसिवनेस इस प्रकार की नहीं थी। अलग अलग क्षेत्रों को चूंकि बाकी प्रांतों ने ले लिया, बचा हुआ मध्य प्रदेश था, ऐसा पहले का चित्र था। तो उसमें एक प्रकार से प्रादेशिक कोहेसिवनेस जो होनी चाहिए वो बनने में काफी समय लगा, और पिछले 10-15 वर्षों में उस पर ज्यादा काम हुआ। उसके कारण एक प्रादेशिक अस्मिता तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्रादेशिक कोहेसिवनेस, एक प्रदेश मिलकर कुछ हम करना चाहेंगे, इस प्रकार की जो भावना बनी है वो अब आगे जा रही है, और उसके कारण बहुत सारी चीजें हो रही है। यहाँ पर जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पर्यटन यहाँ का बहुत बड़ा एक उद्योग है, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा अंत में कि अनेक जो पर्यटन की संस्थाएं, उसमें से एमपी टूरिज्म ये वन ऑफ द बेस्ट मतलब एजेंसीज है। अगर आपको कहीं भी जाना है तो एमपी टूरिज्म पे आप अवश्य जाएं और मध्य प्रदेश को अवश्य देखें। ये बहुत ज्यादा संभावना से भरपूर ऐसा हृदय स्थल है, हृदय प्रदेश है। आप सबका स्वागत है, अवश्य इस मध्य प्रदेश को सबने देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत आनंद आया, बड़ा अच्छा लगा मध्य प्रदेश की बातें करते सुनते, और आशा है कि लोग ये सुनने के बाद में और उत्साह से मध्य प्रदेश की ओर बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश को नई दृष्टि से देखेंगे। मुझे बहुत आवश्यक लगा, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद आपका।